2023 में जब मई के अंदर इन्फ्लेशन पीक की तो 38% थी। मई 2024 में इन्फ्लेशन 11% थी, जो कि 17-18% से कम होकर 11% पे आई थी। तो इस वक्त लो बेस सेट हो चुकी है। यहाँ से इन्फ्लेशन का जो है वो बढ़ना अगले 3-4 महीने में लग रहा है। पिछले 12-15 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं कि करेंसी स्टेबल थी, तो उससे पहले एक बड़ी शार्प डिवेल्यूएशन है बहुत छोटे टाइम के अंदर में हो चुकी थी। एफबीआर का जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट था वो हमने मिस किया। लगभग 350-400 अरब रुपए के करीब शॉर्टफॉल है पहले 6-7 महीने का, 400-450 अरब रुपए के करीब। 2017 से 2024 के अंदर तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी, तकरीबन 2.5 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन शेयर की कीमतें उतना नहीं बढ़ी। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जिसका कोई बैकग्राउंड लेट्स से अगर फाइनेंस का नहीं है या इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा सा एक मुश्किल काम है कि कौन से सेक्टर्स में कितना मैं इन्वेस्ट करूँ। आप इस पैसे जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इससे रिस्क ले सकते हैं, तो आपको स्टॉक्स में स्टॉक फंड्स के अंदर डालें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी रिस्क एपिटाइट ऐसी नहीं है, तो आप जो है फिक्स इनकम फंड्स के अंदर डालें। हिस्टोरिकली भी जब आप डेटा उठा के देखेंगे तो मार्केट ने शायद पिछले 20 साल के अंदर रियल एस्टेट को ही नहीं, तकरीबन हर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया होगा। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, वो तब तक कोई भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है। आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ यूबीएल फंड्स का जो एक वीकली सेशन आता था यूट्यूब का, उस पे मैं आपको सुनता था। दैट वाज अमेजिंग सेशन एवरी मंथ जो आप करते थे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया टू डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। सो सबसे पहले लिटिल बिट अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और यूबीएल फंड्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, एंड देन आई विल पुट माय फर्स्ट क्वेश्चन थ्रू। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं सीएफए चार्टर होल्डर हूँ। यूबीएल फंड्स से मैं एसोसिएटेड हूँ 2014 से। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो सेल्स से स्टार्ट किया था। और वहाँ से फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। देन मैं रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर आया साल 2015 के अंदर। देन वहीं तब से जो है अभी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही हूँ। एज ऑफ नाउ मैं इस्लामिक इक्विटीज़ को हेड कर रहा हूँ और रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ यूबीएल फंड्स के अंदर। और यूबीएल फंड्स का अगर आपको अंदाज़ा हो तो अपनी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। लगभग 350 अरब रुपए के करीब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं इक्विटी के एवीएम्स की, वो तकरीबन 48-50 बिलियन के करीब हैं। और रिमेनिंग जो है वो हमारे फिक्स इनकम फंड्स हैं। तो ये ओवरऑल यूबीएल फंड्स और मेरा इंट्रोडक्शन है। वसीम साहब, मेरा पहला क्वेश्चन है अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमने बहुत हाई भी देखी है और अभी बहुत लो है नीचे। सो आपका क्या व्यू है, ये जो अभी ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा? देखिए, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन के अंदर जो बड़ा अहम रोल रहा है वो उसमें फूड इन्फ्लेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अगर आप पिछले 25-30 साल का डाटा देखते हैं तो उसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जैसे जैसे आपकी फूड इन्फ्लेशन मूव करती है वो आपकी प्राइमरली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको वो इम्पैक्ट कर रही होती है। फॉर इंस्टेंस हमने देखा रिसेंट साइकिल के अंदर मई 2023 के अंदर जब इन्फ्लेशन 38% थी, उन महीनों के अंदर हम आगे पीछे देखते हैं तो 30 के अंदर जब इन्फ्लेशन थी तो उसमें फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाइट साइड के ऊपर आ रही थी। साल 2023 की फिजिकल ईयर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 23% की इन्फ्लेशन थी।
जो है वो उसमें तकरीबन शायद 32-33% के करीब जो है वो फूड इन्फ्लेशन का नंबर था। तो प्राइमरीली फूड प्राइसेस हमारे यहाँ वो इन्फ्लेशन को डिक्टेट कर रही होती हैं। रिसेंटली जब हमने इसी जो है एंगल से रिसेंट जो साइकिल को स्टडी करते हैं, तो रिसेंटली जो डिक्लाइन हमें देखने में आया, तो उसके अंदर भी प्राइमरीली एक बड़ी वजह फूड प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन था। मार्च 2024 से ऑनवर्ड्स हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा फूड की। जो कीमतें थी वो नीचे आई, स्पेशली वीट एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस नहीं की, तो उसकी वजह से वीट की कीमत में एक डिक्लाइन नजर आया, और फिर वो बाकी चीज़ों के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुआ। लेटली अगर मैं बात करता हूँ कि पिछले 4-5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखेंगे, वो शायद 1-2% की रेंज के अंदर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और उनमें से एक आध महीना ऐसा भी है जिसमें वो नेगेटिव थी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो प्राइमरीली आपकी जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है उसको काफ़ी हद तक जो है वो फूड की कीमतें जो हैं वो डिक्टेट कर रही होती हैं। इसके अलावा जो लास्ट जो इन्फ्लेशन का साइकिल था उसके अंदर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का भी एक बड़ा रोल था। यूक्रेन रशिया की वार के बाद जो है वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। डीजल की कीमतें 160 $170 तक पर बैरल तक पहुंच चुकी थी, जो आज $85-86 के करीब है, तकरीबन हाफ हो चुकी हैं। इसी तरीके से पेट्रोल की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो भी $130-140 के करीब चली गई थी। तो वो भी आज जो है वो 80s के अंदर है। तो सिमिलरली पाम ऑयल है, सोयाबीन है, ये तमाम तर जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इवन जो वीट की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में वो $12-13 पर बुशल थी, जो कि आज $6 के ऊपर है। तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का भी एक बड़ा रोल था उस इन्फ्लेशन के साइकिल के अंदर। और इसके अलावा चूंकि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी और पाकिस्तान के पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर आना शुरू हुआ, करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट जो है वो वाइडन होना शुरू हुआ, उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है हमारी करेंसी के ऊपर भी आया। रुपया जो है 160-170 पे फी यूएसडी से जो है डेप्रिशिएट करके ₹300 पर डॉलर के ऊपर जो लास्ट ईयर सितंबर के अंदर आ गया था, जो कि अभी 278 280 की रेंज के अंदर है। तो करेंसी डिवेल्युएशन का भी इम्पैक्ट था जिसने हिट किया। तो ये 2-3 मेजर फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लेशन के अंदर ऐड किया। और रिसेंट जो डिक्लाइन है उसके अंदर भी हम देखें यही 2-3 चीज़ें हैं। प्राइमरीली फूड प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा सॉफ्ट होनी। सेकेंडली ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस वो भी नीचे आई। मिसाल के तौर पे जो मैं अभी बात कर रहा था, डीजल जो 165-170 पे था वो मिड 80s के अंदर आ चुका है। सिमिलरली पेट्रोल, पाम ऑयल की प्राइसेस $1800 पर बैरल पर टन थी, जो 1800-1900 जो अब $1000-1100 की रेंज के अंदर चल रही हैं। तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें कमोडिटी प्राइसेस के अंदर भी नजर आया। थर्डली हमें हमारी जो करेंसी जो बहुत तेजी से डेप्रिशिएट की वो भी स्टेबल हुई पिछले 12-15 महीने के अंदर। हम देखते हैं तो रुपया जो है अगेंस्ट डॉलर जो है वो मोर और लेस उन्हीं लेवल्स के ऊपर है, तो वो स्टेबल हुई, तो ये इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुई। अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये है कि अगले 2-3 महीने तो शायद इन्फ्लेशन की जो रीडिंग है वो लोअर साइड के ऊपर रहेगी, मे बी जो है करंट लेवल्स के आसपास ही रहेगी। लेकिन मई ऑनवर्ड्स जो है इन्फ्लेशन वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगी। लो बेस इफेक्ट जो है किक इन होगा मई से ऑनवर्ड्स। लास्ट ईयर हम बात करते हैं 2023 में, जब मई के अंदर इन्फ्लेशन पीक की तो 38% थी। मई 2024 में इन्फ्लेशन 11% थी, जो कि 17-18% से कम होकर 11% पे आई थी। तो इस वक्त लो बेस सेट हो चुकी है, यहाँ से इन्फ्लेशन का जो है वो बढ़ना अगले 3-4 महीने में लग रहा है। सेकेंडली एक और चीज़ है, स्टेट बैंक का जो रिसेंट सर्वे था जनवरी 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, स्टेट बैंक ने उससे मॉनेटरी पॉलिसी से पहले स्टेट बैंक एक सर्वे कंडक्ट करता है, मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो एक सर्वे करता है। तो उस सर्वे के मुताबिक फिस्कल ईयर 26 का जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9% का जो है वो एवरेज इन्फ्लेशन होगा फिजिकल ईयर 2026, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई एंड 2025 को शुरू होगा और जून 2026 तक जो रहेगा। इस साल का अगर हम देखते हैं इन्फ्लेशन 2025 का फिजिकल ईयर का सो फार
ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन जो फिजिकल ईयर 2025 का है वो शायद लेस देन 6% होगा। तो यहाँ से इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ लग रहा है कि यहाँ से इन्फ्लेशन जो है ये ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि जो मौजूदा इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं ये अपने बॉटम पर हैं, ये क्लोज टू बॉटम है, और यहाँ से हम एक थोड़ा सा हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी एक बड़ी वजह लो बेस इफेक्ट है। लो बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सेकेंडली जो है फूड की कीमतें जो हम बात कर रहे थे अभी कि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आई। इनफैक्ट जो है वीट प्राइसेस पिछले साल हमने देखा एक बड़ा मेजर डिक्लाइन था वीट की कीमतों के अंदर, वो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि पिछले साल जो पाकिस्तान की वीट की क्रॉप थी वो हिस्टोरिक हाई क्रॉप थी, वो हमारी रिकॉर्ड क्रॉप थी, 31 मिलियन टन से भी ऊपर का नंबर था हमारी वीट प्रोडक्शन का। इस साल अभी तक जो हमारा हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो 15 से 20% का डिक्लाइन लग रहा है ओवरऑल। जो न्यूज़ में भी रिपोर्ट हो रहा है कि शायद वीट की क्रॉप इफेक्ट हो सकती है 15 से 20% तक। और सेकेंडली इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है, वहाँ पर भी जो है 15 से 20% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान इज़ लाइक फिफ्थ और सिक्स लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर, और अगर इन दो कंट्रीज के अंदर की कीमत वीट की पैदावार में कमी आती है, और लेट्स से अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता वीट इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वीट की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, जो कि इवेंचुअली लोकल जो है मार्केट में जो गंदम की कीमतों को इफेक्ट कर सकती है। मैं इतना ज़्यादा इम्फेसाइज जो है वीट के ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि वीट का जो वेट है, वीट और वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, वो सीपीआई बास्केट में शायद सेकंड लार्जेस्ट वेट होगा फूड के अंदर। सबसे बड़ा वेट जो है वो मिल्क का है, देन उसके बाद मीट का है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फूड प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शुगर की प्राइसेस जो हैं वो हमने देखा कि ड्यूरिंग द क्रशिंग सीजन, जो कि अभी क्रशिंग सीजन अभी चल रहा है, इसके अंदर अपने बॉटम से 130 रुपये से बढ़ के चीनी की जो कीमत है वो 155 रुपये तक आ चुकी है। ऐसा बहुत रेयर हमने नोटिस किया है। तो शुगर केन की क्रॉप भी पिछले साल की निस्बत कम लग रही है, उसकी यील्ड हमें लग रहा है कि वो कम होगी। सेकेंडली जो प्रोडक्शन है शुगर की वो भी पिछले साल की निस्बत कम होगी, मे बी हम शायद 6 मिलियन टन से भी कम की हमारी शुगर की प्रोडक्शन हो, जो कि हो सकता है कि हमें शुगर भी इंपोर्ट ना करनी पड़ जाए। हम शायद शुगर शॉर्टफॉल देख रहे हो अगले कुछ महीनों के अंदर। तो फूड की कीमतों का इजाफा, सेकेंडली बेस इफेक्ट जो है, लो बेस इफेक्ट जो है वो उसकी वजह से, एंड थर्डली आई वुड से कि थोड़ा सा करेंसी जो कि पिछले काफ़ी टाइम से स्टेबल है, वहाँ पर भी हम गोइंग फॉरवर्ड जाके थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। तो ये दो तीन फैक्टर्स होंगे जो कि अगले साल या अगले यूँ समझ लें कि 12 से 15 महीने के अंदर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हायर साइड पर लेकर जा सकते हैं, और मे बी शायद हम हायर सिंगल डिजिट्स के अंदर इन्फ्लेशन देख रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। वसीम साहब, अगर हम पीकेआर को देखें तो बड़ी देर से 279 5 या इसके अराउंड ही है। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डेप्रिसिएशन को स्टेबल रखा हुआ है, या पीकेआर को उसने स्टेबल रखा हुआ है? देखें, एक तो आप देख सकते हैं कि 2022 में जब हम खड़े थे, फिजिकल ईयर 2022 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $17 बिलियन जो है का था। तकरीबन $17 अरब का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। वहां पर फिर हमारा जो है हमने बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना शुरू किए, हमने करेंसी की भी एडजस्टमेंट बहुत बड़ी ली, और फिर ग्रेजुअली जो है वो इफेक्ट किया। उसका एक इम्पैक्ट हमें इंपोर्ट बिल के अंदर नजर आया, हमारी इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हुई। और ग्रेजुअली देखते हैं तो 2023 के अंदर जब हम देखते हैं फिजिकल ईयर 2023 को, तो वो $17 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कम हो गया, 3 सवा 3 बिलियन का रह गया। एंड देन $3.25 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो फिजिकल ईयर 24 है वो तकरीबन $1.6 बिलियन का था। और पहले 7 महीने अगर हम देखते हैं मौजूदा माली साल के, तो उसके अंदर ये इवन करंट अकाउंट सरप्लस हमने देखा $680 मिलियन का। तो आपका एक तो करंट अकाउंट वाली साइड काफ़ी कंट्रोल में आ गई, एक बड़ी वजह ये थी।
एंड सेकेंडली जो है आपने जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से डिमांड साइड भी हिट होना शुरू हुई। हमने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन हमें सब्सटेंशियल चीज़ों के अंदर नजर आना शुरू हो गया। जो इम्पोर्ट बिल में था वो हमें नजर आया कि वॉल्यूम्स भी हमारे काफ़ी हिट होना शुरू हुए। तो ओवरऑल आपका जो है वो डिमांड साइड भी हिट होना शुरू की। लोगों की जाहिर सी बात है, जब इतनी मेजर डिवेल्युएशन हुई, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे थे, तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी स्लो डाउन देखा। परचेजिंग पावर भी लोगों की जो है वो हर्ट हुई। तो जो कि इफेक्टिवली इवेंचुअली जो है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं इन्फ्लेशन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुई वो सारी चीज़ें, और फिर ओवरऑल आपकी ग्रोथ के अंदर भी वो सारी चीज़ें नजर आई। तो मौजूदा जो पिछले 12-15 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं कि करेंसी स्टेबल थी, तो उससे पहले एक बड़ी शार्प डिवेल्युएशन हम बहुत छोटे टाइम के अंदर में हो चुकी थी। और उस शार्प डिवेल्युएशन की वजह से हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 85 के करीब आ चुका था, जो कि शायद उसका बॉटम मेरे ख्याल से 85 के करीब था। तो वो ग्रेजुअली करेंसी की एडजस्टमेंट पिछले 12-15 महीने में तो नहीं हुई, लेकिन आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो 85 से बढ़कर 104 के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर आकर हमें लगता है कि शायद थोड़ी सी करेंसी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ये शायद टूवर्ड्स वापस 100 जाना चाहिए। बेसिकली रियल जो है वो आपकी दो चीज़ों को जो अकाउंट फॉर कर रहा होता है, इन्फ्लेशन को और सेकेंडली एक्सचेंज रेट को। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती चली, अगर आपका ट्रेडिंग पार्टनर से गैप बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बढ़ रहा है, तो वो उसका इम्पैक्ट आपको रियल में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर करेंसी आपकी मूव करती है, वो भी रियल के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ से जो हमारा आउटलुक बनता है रुपए के ऊपर, मेरा ख्याल से शायद आई वोंट बी सरप्राइज्ड के बाय द एंड ऑफ दिसंबर रुपया जो है यहाँ से 7-8% जो है वो डेप्रिशिएट कर जाए। मतलब मे बी बाय दिसंबर एंड हम शायद 300-300 के करीब रुपए की जो है हम कदर देखेंगे। तो प्राइमरीली मेरे ख्याल से जो इसका एक मेजर फैक्टर था वो आपका इंपोर्ट बिल कम हुआ, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो प्रेशर था वो थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ। और थर्डली स्टेट बैंक ने जो है इंटर बैंक से डॉलर्स भी परचेज किए। 2024 के अंदर $9 बिलियन की स्टेट बैंक ने इंटर बैंक से डॉलर्स परचेज किए, जिसकी वजह से आपकी ने अपने जो है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत आप ओवरऑल आपकी एफएक्स पोजीशन को सपोर्ट मिली है। आपकी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स थी वो आपने उन डॉलर्स को परचेज करके की, क्योंकि आपके पास मल्टीलैटरल फ्लोज या आपके पास जो कमर्शियल फ्लोज तो थे नहीं डॉलर्स के। तो इंटर बैंक से जो बाइंग की वही आपकी उसमें रिजर्व्स भी ऐड हुए। आपने जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज जो पेमेंट थी वो भी आपने की। तो ये ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं ये अभी तक हमने देखी, काफ़ी पॉजिटिवली स्टेट बैंक ने इस चीज़ को हैंडल किया। बट गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये ख्याल है कि शायद करेंसी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जो है हम देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर। वसीम साहब, अभी आईएमएफ का अगला रिव्यू भी हो रहा है और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं उसके अराउंड। आपको कोई ऐसे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान अगली डिसबर्समेंट को सिक्योर करने में फेस कर सकता है? देखिए मेरे ख्याल से शायद कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए आईएमएफ के साथ। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसमें जो रिव्यू के अंदर है कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि बहुत ऐसी होगी जिसकी वजह से आप कह लें कि डिसबर्समेंट नहीं हो। ऑल दो कुछ एक चीज़ें थी, जैसे हमने एग्रीकल्चर की जो टैक्स में चेंजेस थी वो हमने थोड़ा सा डिले से की, लेकिन इवेंचुअली हमने कर दी। एफबीआर का जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट था वो हमने मिस किया। लगभग 350-400 अरब रुपए के करीब शॉर्टफॉल है पहले 6-7 महीने का, 400-450 अरब रुपए के करीब। तो वो 6-7 पहले 7 महीने का शॉर्टफॉल तो जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल से ज्यादा जो फोकस होगा आईएमएफ का वो प्राइमरी बैलेंस के ऊपर होगा। तो प्राइमरी बैलेंस वाली साइड पर हम कंफर्टेबल हैं, प्राइमरी सरप्लस हमारा कंफर्टेबल है फर्स्ट हाफ का। और इवन आई पर्सनली बिलीव कि शायद हम फुल ईयर का जो नंबर होगा प्राइमरी सरप्लस का वो शायद मीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट 1.5 से 2% ऑफ जीडीपी अगर हम की रेंज में आ जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा नंबर होगा हमारा। शायद पिछले काफी पीरियड को अगर हम 2 डेकेड्स या इससे भी ज्यादा का पीरियड उठा के देखेंगे, इतना ऐसा नंबर हमारा प्राइमरी सरप्लस का कभी नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से जो फिजिकल वाली साइड पर जो मसले मसाइल हैं एफबीआर रेवेन्यू कलेक्शन के, वो इवेंचुअली इम्पैक्ट तो आपके प्राइमरी बैलेंस को करते हैं।
तो अगर आप प्राइमरी सरप्लस का टारगेट करीब करीब पहुंच जाते हैं पूरे साल के बेसिस के ऊपर, तो मेरा मेरा नहीं ख्याल है कि उस साइड पर भी कोई मसला होना चाहिए। और वैसे भी अगर पहले 6 महीने के मेजर टारगेट्स हैं वो हमने शायद अचीव कर लिए हैं, हमारा जो स्वाप पोजीशन थी वो हम कंफर्टेबल हैं, एनडीए ऑफ स्टेट बैंक उसकी साइड पर भी मेरे ख्याल से हम कंफर्टेबल हैं, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स वाली साइड पर भी हम कंफर्टेबल होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से प्रोग्राम के अंदर कोई मसला हो। हाँ, ये थोड़ी बहुत जाहिर सी बात है, एडजस्टमेंट जरूर होती हैं, मे बी वो रिवाइज हो जाए आने वाले एमईएफपी के अंदर। बट कोई बड़ा इशू मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जो अभी अपकमिंग जो रिव्यू है उसके अंदर होना चाहिए। ये जो मार्केट बढ़ी है, काफ़ी सर्ज आई है इसमें, क्या ये फंडामेंटली ड्रिवन थी या लिक्विडिटी? और इसका जो ट्रेंड है, अभी तो खैर साइडवेज ही है मार्केट, ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या आपको लगता है कि ये पीक पे है? अच्छा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि देखें, एक तो मार्केट फंडामेंटली बड़ी है या लिक्विडिटी ड्रिवन, ये दोनों फैक्टर्स थे मेरे ख्याल से। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ साल 2017 की, तो साल 2017 में मई 2017 में मार्केट ने पीक किया था 52,800 एंड आई थिंक 76 पॉइंट्स का जो है वो पीक था मई 2017 के। उस वक्त जो केसी 100 की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो लगभग 600 अरब रुपए के करीब थी। आज केसी 100 की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1600 अरब रुपए। तो प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द ईयर्स 2.5 टाइम्स 2.4 टाइम्स बढ़ गई। बट जब हम जून 2023 की बात करते हैं, जहां से ये रैली स्टार्ट हुई है, जब जो इंडेक्स जो है वो 40,000 के लेवल पे था, तो वहां पर प्राइसेस में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही थी। तो वो कैचअप जो है मेरे ख्याल से एक फंडामेंटल की वजह से भी आया। आपका मार्केट का जो पी था 3.1 3.2 के पी के ऊपर आ गई थी। कुछ कंपनीज आपकी शायद 3 के पी से भी कम पे ट्रेड हो रही थी, 2.5 के पी के ऊपर भी आपको जो है वो बैंक्स मिल गए थे। तो वो एक बड़ा फैक्टर आप वो जो जब जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल आई, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने में आई, आईएमएफ प्रोग्राम हुआ, डिफॉल्ट का जो कंसर्न था लोगों का, इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा सा साइड पर हटा। फिर उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बेहतर होना शुरू हुए, वो तकरीबन $3 बिलियन से भी नीचे आ गए थे, और विद इन वीक हुए हैं वो डबल हुए। और ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें काफ़ी जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई। तो एक ओवरऑल जब कॉन्फिडेंस आया इन्वेस्टर्स को, तो वो वही चीज़ें हैं जो 3 के पी के ऊपर थी वो 6 7 के पी के ऊपर आना शुरू हो गई, मार्केट रीरेट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस सारे दौरानिए के अंदर जब हम बात करते हैं 2017 से 2024 के अंदर, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी, तकरीबन 2.5 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन शेयर की कीमतें उतना नहीं बढ़ी। इसके लिए मैं आपसे एक ग्राफ भी शेयर करूंगा, उसके अंदर आप देखिएगा कि 2017 से 2024 या 2025 की जो शेयर की जो कीमतों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इन प्राइस टर्म्स ये सिर्फ अभी 25% जो है कि एसी 100 जो है वो ऊपर है प्राइस टर्म्स, प्राइस रिटर्न की अगर मैं सिर्फ बात करूं। बकिया जो सारे के सारे रिटर्न हैं वो आपका डिविडेंड्स की वजह से, क्योंकि टीकेएस अंडर टोटल रिटर्न इंडेक्स है, तो उसके अंदर डिविडेंड्स ऐड हो रहे होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ डिविडेंड्स को हटा देता हूँ, सिर्फ प्राइस की टर्म्स के अंदर रिटर्न पर कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हार्डली 25-26% जैसा रिटर्न होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो एक मार्केट के अंदर रैली थी उसकी एक बड़ी वजह फंडामेंटल्स थी एंड लिक्विडिटी भी थी मार्केट के अंदर। जैसे मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिग टाइम बायर थी आखिरी 3 4 महीने में 2024 के अंदर। काफी इन्फ्लो हम हमारे पास भी आया, अक्रॉस द इंडस्ट्री हमने वो चीज़ विटनेस की कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हुए, 22% से इंटरेस्ट रेट्स कम होके जो है वो नीचे आना शुरू हुए, तो थोड़ा सा लोगों का जो है रुझान जो है मनी मार्केट या डेट मार्केट है, फिक्स इनकम से वो जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आना शुरू हुआ। और एक इक्विटी एरियम्स के अंदर भी हमें एक जो है वो सर्च हमें देखने में मिला। अब ये तो था आपका सवाल के फंडामेंटल्स और लिक्विडिटी के हवाले से का कितना कंट्रीब्यूशन है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि यहाँ से बाजार मार्केट जो है वो कैसी लगती है।
अच्छा देखें, जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आ चुकी मार्केट की, जैसे 40,000 के इंडेक्स से बढ़ के मार्केट जो है वो KC 100 जो है 1,14,000 का इंडेक्स के ऊपर जो है आज क्लोज हुआ है। तो ये एक बड़ा जो इंक्रीज था, हमने जो पास्ट में देखा है वैसी परफॉर्मेंस शायद हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो री रेट हो चुकी, 6 से 7 के मल्टीपल के बीच में चल रही है। तो लेकिन यहाँ से भी ऑनवर्ड्स जो है, अगर मैं बात करूँ तो शायद मार्केट का जो रिटर्न है वो 20% प्लस जो है वो मार्केट अगले 12 महीने में दे सकती है। यहाँ से मजीद थोड़ी सी गुंजाइश है री रेटिंग की। और सेकेंडली 6-7% की तो आपकी जो है वो डिविडेंड्स ही ऐड कर देंगे आपके इंडेक्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं। तो मेरे ख्याल से एक नॉच अगर डिविडेंड मूव कर, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मूव करते हैं 6-7% आपकी जो है वो आपकी डिविडेंड यील्ड आ जाती है, तो बाजार का रिटर्न जो है वो 20% प्लस जो है इजीली अगले 12 महीने के अंदर होना चाहिए। ऑल दो लेकिन मैं उसमें एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, ये गारंटीड रिटर्न नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है कि इन्वेस्टर्स को एक चीज को जरूर देखना चाहिए कि रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक अगर कोई बड़ा रिस्क आ जाता है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं होती। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एज वी स्पीक नाउ, मेरे ख्याल से एक 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 डिसेंट रिटर्न हम आगे चल के देख सकते हैं। वसीम साहब, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना या डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय कर लेना, आप किस तरह कंपेयर करते हैं दोनों ऑप्शंस को? फ्रॉम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, म्यूचुअल फंड बड़ा एक आसान ऑप्शन है। आपको कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक अकाउंट ओपन करना है और जो भी आपकी सेविंग्स हैं जो आप स्टॉक्स में लगाना चाह रहे हैं वो आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो आप इन्वेस्ट कर देंगे। अब उसमें मतलब वो बहुत छोटी अमाउंट के साथ भी वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो सकती है। कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो 500 रुपये से भी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आप 500 रुपये डालें या 5,000 डालें या 5 लाख डालें, जो भी अमाउंट होगा, तो परसेंटेज टर्म्स में सबको इक्वल रिटर्न मिलेगा। सेकेंडली देखें, फ्रॉम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर स्टॉक के अंदर डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक आपको देखना पड़ेगा, ओवरऑल जो है इकोनॉमी किस तरीके से जा रही है, इंटरेस्ट रेट पे क्या व्यू लग रहा है, इंटरेस्ट रेट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में होगी, करेंसी के ऊपर क्या व्यू लगता है। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो है डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं। और इवन आपको ग्लोबल चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ेगा, ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर क्या आउटलुक लगता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी का व्यू बन रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, तो आप एक डिफरेंट आपकी सेक्टर एलोकेशन होगी, स्टॉक पिकिंग डिफरेंट होगी बनस्पत इसके कि अगर कोई देखता है कि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी और बड़ा एक्टिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल आपने मिस कर दिया तो वो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके ये सारे का सारा जो हेडेक है वो आपने एक टीम के ऊपर डाल दिया। वही रिस्पॉन्सिबल होगी, आपके बिहाफ के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रही होगी उनका, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास टीम्स हैं, रिसर्च की टीम होती है, फंड मैनेजर्स का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। वो सारी चीज उनका काम ही 24/7 आप यूँ समझ लेंगे इन सारी चीज़ों को देखना है, मॉनिटर करना है और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना है। तो वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए। जस्ट आपको अपनी सेविंग्स, लेट्स से आप सैलरीड क्लास हैं तो आप हर महीने अपनी एक इनकम का एक सर्टन पोर्शन आप जो है वो किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डे वन पे आपने वो एक लेट्स से 5% ऑफ योर इनकम या 10% ऑफ योर इनकम आपने सेट असाइड किया और वो आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया। वो ग्रेजुअली आपकी जो है कंट्रीब्यूशन भी बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगी वैसे वैसे आपको जो है वो रिटर्न भी मिलता जाएगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइवर्सिफिकेशन रिस्क जो है। आप शायद खुद एलोकेशन करते वक्त आप एक रिटेल इन्वेस्टर जिसका कोई बैकग्राउंड लेट्स से अगर फाइनेंस का नहीं है या इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा सा एक मुश्किल काम है कि कौन से सेक्टर्स में कितना मैं इन्वेस्ट करूँ या एलोकेशन किस तरीके से करूँ या कौन सी कंपनीज में एलोकेशन करूँ।
तो वो सारी चीजें, वो सारी की सारी जो परेशानियां हैं, वो जो टेंशन है, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो आप जो है आराम से बैठ सकते हैं, सिर्फ अपनी अमाउंट एक इन्वेस्ट की इक्विटीज के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एंड देन आप जो है वो जस्ट आप वेट करें, और जैसे मार्केट परफॉर्म करेगी वैसे वैसे आपका जो है वो वेल्थ जो है वो ग्रो करती चली जाएगी। और अगर मैं यूबीएल फंड्स की बात करूं तो दिस इज़ वेरी इजी टू ओपन अकाउंट विद। जिन लोगों के यूबीएल बैंक के साथ अकाउंट्स हैं वो एक क्लिक ऑफ द बटन के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरा रोशन डिजिटल अकाउंट्स भी हैं, तो आपके आरडीए के अकाउंट के थ्रू यूबीएल फंड्स के अकाउंट्स खुल सकते हैं। आपकी वो रीपैट्रिएबल मनी है। सो दैट्स वेरी इजी टू ओपन अकाउंट विद यूबीएल फंड्स। अच्छा, एक अगर हम यूबीएल फंड्स को देखें, लाइक मैनी अदर फंड्स, उनके बहुत सारे फंड्स होते हैं, एंड माशाल्लाह यूबीएल के कन्वेंशनल फंड्स भी हैं, अलामीन इस्लामिक फंड्स भी हैं। सो आप क्या कहेंगे कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह डिसाइड करें कि दे शुड गो फॉर इक्विटी, इनकम या मनी मार्केट फंड्स? अच्छा देखिए, जो एसेट एलोकेशन है वो इन्वेस्टर की रिस्क एपिटाइट पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अमाउंट जो है वो आपके पास ऐसी है जो आपको बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो या इतने वो पैसे हैं जो कि आपको बहुत इमीडिएटली नहीं चाहिए, तो आपको इक्विटीज के अंदर उस वो जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए। एंड सेकेंडली, आपको लगता है कि कोई ऐसे पैसे हैं जो मुझे शायद 2-3 महीने में चाहिए, या महीना 2 महीने के, तो ऐसी जो मनी है, ऐसी जो अमाउंट है, वो आपको कभी भी इक्विटीज के अंदर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इक्विटीज लॉन्ग टर्म के लिए, आप उस माइंडसेट के साथ आए कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने ये पैसा मार्केट के अंदर लगाया। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के सोच कर आएंगे ना कि मैं 1 महीने के अंदर मार्केट में पैसे लगाऊंगा, 5-7% का रिटर्न कमाऊंगा, तो जो है मैं, और वो मैं निकल जाऊंगा रिटर्न कमा के, वो बड़ा मुश्किल है। आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही कि आप इक्विटीज में आ रहे हैं, तो ये ज्यादा रिस्की एवेन्यू है, और इसका जो टाइम होराइजन आपका होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हाँ, अगर आप मनी मार्केट, आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए आपके पास मनी मार्केट है या डेट मार्केट है, वहां पर आप लगा सकते हैं। और कन्वेंशनल और इस्लामिक ऑप्शंस जो है वो आपकी अपनी जो है वो मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अपने फंड की बात करता हूँ, यूबिल फंड्स के अंदर एक जो है वो मेन कन्वेंशनल फंड है, यूबिल स्टॉक एडवांटेज फंड, और एक जो है मेन शरिया फंड है, अलमीन इस्लामिक शरिया स्टॉक फंड। तो ये दो फंड्स जो हैं इनको बीट करना होता है। यूबिल स्टॉक एडवांटेज फंड को जो आउट परफॉर्म करना होता है KSE 100 को, और शरिया स्टॉक फंड का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो KMI 30 को हम आउट परफॉर्म करें। तो ये जो है, इसके अलावा कुछ सेक्टर फंड्स भी होते हैं, जैसे कन्वेंशनल साइड पर यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड है। अगर कोई शख्स या कोई रिटेल इन्वेस्टर किसी स्पेसिफिक सेक्टर का एक्सपोजर लेना चाहता है, फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर लेना चाहता है, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरीके से जो है वो एक फंड है इस्लाम अलमीन इस्लामिक एनर्जी फंड। वो सिर्फ एनर्जी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करेगा, ENPs में, एक्सप्लोरेशन की जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करेगा। तो वो उसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो एनर्जी स्टॉक्स होंगे, या IPP पावर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो ये सेक्टर फंड्स भी हैं। इसके अलावा कुछ एसेट एलोकेशन फंड्स भी हैं। जनरली जो मेन स्टॉक फंड्स होते हैं उसके अंदर जो है उसकी जो रेगुलेटरी लिमिट्स होती है वो बिलो 70% नहीं जा सकते इक्विटीज से। और जनरली इन्वेस्ट आप अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री को जब आप स्टडी करेंगे तो मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 90% प्लस ही इन्वेस्टेड होते हैं स्टॉक, मेन जो स्टॉक फंड्स हैं। एसेट एलोकेशन फंड्स के अंदर जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपनी एलोकेशन चेंज करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लेते हैं। लेट से अगर उनको बाजार अच्छी नहीं लग रही, आउटलुक थोड़ा सा चेंज होता हुआ लग रहा है, तो वो अ, अपना जो इक्विटी की तरफ वेट है वो कम कर देंगे। और अगर लेट से उनको बाजार लगता है कि यहाँ से अच्छी चल जाएगी, एक रन अप आ सकता है, तो वो अपना एलोकेशन जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये रिस्क एपिटाइट पर
डिपेंड करता है, आपके टाइम होराइजन के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपने अपनी एलोकेशन मनी मार्केट में फिक्स इनकम में करनी है या इक्विटीज में करनी है। तो आप इन दो चीज़ों को जरूर मद्देनजर रखें कि क्या आप इस पैसे में जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इससे रिस्क ले सकते हैं, तो आपको स्टॉक्स में स्टॉक फंड्स के अंदर डालें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मेरी रिस्क एपिटाइट ऐसी नहीं है, तो आप जो है फिक्स इनकम फंड्स के अंदर डालें। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास फिक्स इनकम फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास स्टॉक फंड्स हैं। स्टॉक एडवांटेज का जो आपका फंड है, माशाल्लाह उसकी पिक्स वगैरह आपकी बहुत अच्छी थी। लॉट ऑफ मल्टी बैगर्स भी थे, उसने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया। लेकिन जो एसेट एलोकेशन वाला फंड है उसकी मुझे समझ नहीं आई, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, उसकी मैं बात करूं, देखें हमारे जो एसेट एलोकेशन फंड्स थे ना, जो बेसिकली दो हमारे पास हैं एसेट एलोकेशन फंड। एक अमीन इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड है जो कि शरिया कंप्लाइंट है, और यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड है कन्वेंशनल का। अच्छा, इसमें बेसिकली हमारी इक्विटी की एक अपर लिमिट थी। हम 40% से ज्यादा इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब लेट से जब 40,000 का इंडेक्स था तो हम इसमें 39-40% के करीब इन्वेस्टेड थे। और ये हमारी बेसिकली जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है, जो फंड का ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक हम 40% से ज्यादा इक्विटीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर जा ही नहीं सकते। तो जब 40,000 का इंडेक्स था तब भी हम इतने ही इन्वेस्टेड थे, ये हमारी मैक्सिमम, यानी कि हम मैक्सिमम इन्वेस्टेड थे इक्विटीज के अंदर। और आज भी आप देखेंगे शायद 38-37%, 39% की रेंज में इन्वेस्टेड है। तो ये हम 40% का हमारे ऊपर एक कैप था, उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते थे। तो इसी अब ये थोड़ा सा बैलेंस्ड है, यानी कि ये इसमें आप यूं समझ लें कि बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे आप। 60% आप फिक्स इनकम में इन्वेस्टेड है, और 40% जो है वो आप इन्वेस्टेड है। तो ये एक काफी आप जो समझ लें कि एसेट एलोकेशन के एतबार से एक बैलेंस्ड अप्रोच है। अच्छा, रिसेंटली हमारा जो यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड है उसकी हमने ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। नाउ हम उसके अंदर इक्विटीज का एक्सपोजर अप टू 90% ले सकते हैं, जो कि पहले हम सिर्फ 40% तक इन्वेस्ट कर सकते थे, अब हम वो 90% तक इक्विटीज का एक्सपोजर हम ले सकते हैं। ये 17 फेब से जो है ये चीज़ इफेक्टिव हुई है। तो अब हमने उसके अंदर ग्रेजुअली अपना एक्सपोजर बढ़ाया भी है। तो अब अगर हमें बाजार लेट से कि समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि बाजार फंस रही है, तो हम एलोकेशन इक्विटीज की तरफ थोड़ा कम कर देंगे। और अगर हमें लगेगा कि बाजार थोड़ा सा अच्छी है, यहाँ पे रैली आ सकती है, तो हम इक्विटीज की तरफ अपना एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये अभी हमने सिर्फ कन्वेंशनल साइड पर किया है। इस्लामिक साइड पर हम डेफिनेटली एक प्रोडक्ट सोच रहे हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी इस तरीके से बहुत होती हैं। वसीम साहब, पाकिस्तानियों की जो फेवरेट इन्वेस्टमेंट है वो तो रियल स्टेट है। आप म्यूचुअल फंड्स को किस तरह कंपेयर करते हैं, रिटर्न्स अगर उनकी देखें विद फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रियल स्टेट? देखें, अगेन अगर मैं रियल एस्टेट से कंपेयर करूं स्टॉक्स को, तो आप हिस्टोरिकली भी जब आप डेटा उठा के देखेंगे तो मार्केट ने शायद पिछले 20 साल के अंदर रियल एस्टेट को ही नहीं, तकरीबन हर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया होगा। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक मेजर जो बेनिफिट है आपको म्यूचुअल फंड के अंदर और जो रियल एस्टेट के अंदर आपको उस तरीके से नहीं होता, कि आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं जैसे पहले भी बात कर चुका हूँ, 500 या 5,000 रुपए से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लिक्विडिटी का एक बड़ा एंगल है। आज अगर आपको आपके लेट से 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है फंड के अंदर, या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है फंड के अंदर, और आपको पैसे चाहिए लेट से 2 दिन के अंदर, तो आप सिर्फ रिडम्पशन डालेंगे, आपको 1 करोड़ रुपया जो है वो 2 दिन के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखनी होगी कि ये चीज़ आपको रियल एस्टेट के अंदर नहीं मिलेगी। वहां पर जो है वो काफ़ी एट टाइम्स मार्केट बहुत ज़्यादा इलिक्विड हो जाती है। आपको बेचना है लेकिन सामने बायर ही नहीं खड़ा। तो वो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एंगल है जब आप इन्वेस्ट करते हैं या जब आप कंपेयर करते हैं। आई वोंट से कि आपको रियल एस्टेट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक एक सर्टेन पोर्शन अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से और अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप रिटर्न्स से कंपेयर करेंगे, कन्वीनियंस, डाइवर्सिफिकेशन, उन सारी चीज़ों को उन सारे एंगल से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत रियल एस्टेट के। चलो ये तो बात होगी म्यूचुअल फंड्स की। वाई शुड पाकिस्तानीज इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ओवर रियल स्टेट और गोल्ड? गोल्ड भी काफी लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, गोल्ड के से कंपेयर करें या रियल एस्टेट, जो मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि स्टॉक्स के अंदर आपको एक बड़ा जो फैक्टर है लिक्विडिटी का। आप प्लॉट इतनी आसानी से नहीं बेच सकेंगे, आप प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं सेल कर सकेंगे जितनी आसानी से आप मार्केट के अंदर स्टॉक्स को बेच सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट कोई स्टॉक पड़ा, यूबीएल का स्टॉक पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर, और आपको पैसे चाहिए, तो आप आसानी से इजीली आप प्राइस तोड़े बगैर आप मार्केट के अंदर जो है वो कोई रिटेल इन्वेस्टर अपना जो है वो ऑफलोड कर सकता है अपनी होल्डिंग। लेकिन ये चीज़ आप रियल एस्टेट के अंदर नहीं कर सकते। अगेन, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही रियल एस्टेट में एक्सपोजर नहीं लें या आप बिल्कुल ही गोल्ड में एक्सपोजर नहीं लें। लेकिन हर एसेट क्लास का एक टाइम होता है। पिछले 3-4 साल के अंदर हम जब रियल एस्टेट को देखते हैं तो वो शायद उसने बहुत अंडर परफॉर्म किया। वो इतना चली ही नहीं। 2021-22 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं 4-5 साल के अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं रही। लेकिन चूंकि अब जाहिर सी बात है उसके बाद से इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ना शुरू हुए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो स्टॉक मार्केट ने भी अंडर परफॉर्म किया और रियल एस्टेट ने भी अंडर परफॉर्म किया। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हुए तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें जो है वो परफॉर्मेंस नजर आई। वहाँ पर एक अच्छा रिटर्न हमने देखा पिछले तकरीबन 20 महीने के अंदर। लेकिन रियल एस्टेट अभी भी जो है उसके प्राइसेस थोड़ा सा रिसेंटली ऊपर तो आई है, लेकिन अभी भी जो है वो नीचे हैं अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं। और दूसरा, आपने बात की है गोल्ड की। अगेन, गोल्ड का एक्सपोजर आप लेट से आपको खरीदना है, बेचना है, वो कंपेयर टू फंड्स मुश्किल है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप अपने पास होल्ड करते हैं, लेकर आते हैं, खरीदते हैं, फिजिकल रखना है, उसको स्टोरेज कॉस्ट है, एक रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ, वो एक एंगल है। ये इन चीज़ों को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। हाँ, अगर कोई फंड के थ्रू आपको गोल्ड का एक्सपोजर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो अगेन वो काफ़ी कन्वीनियंट है। जस्ट आप वन क्लिक अवे आप इन्वेस्ट करें और जो है वो पैसे आप जो है आपके लग जाएंगे, और आपको विड्रॉ करना है तो वो भी वन क्लिक अवे है। एक हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का, हमारा भी मेरा भी एक डायलेमा रहता है कि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखें, देखें, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि, या इवन ये शायद ग्लोबली भी सब जितने भी बड़े इन्वेस्टर को भी आप स्टडी करेंगे, सब लोग यही एक बात करेंगे कि आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। आप कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करें। मतलब एक स्टडी हमने कंडक्ट की थी इंटरनली, वो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। अच्छा, पिछले 20 साल का हमने डाटा उठाया और उसके अंदर हमने कंपेयर किया कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 10 बेस्ट डेज मार्केट के मिस कर दिए होते तो उसका रिटर्न कितना इफेक्ट होता। तो वो तकरीबन 40% उसका रिटर्न जो है वो इरोड हो जाता। सिर्फ 10 बेस्ट डेज, मैं 10% डेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10 बेस्ट डेज पिछले 20 साल के अंदर आप निकाल दें कि किसी कोई बंदा उन 10 दिनों के लिए सिर्फ इन्वेस्टेड नहीं था पिछले 20 सालों के अंदर, तो जितना 20 साल का रिटर्न आया उसमें से 40% रिटर्न उड़ जाता है। सिमिलरली, अगर किसी शख्स ने 60 बेस्ट डेज अगर के लिए वो मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं था तो मोर देन 90% रिटर्न मार्केट का इरोड हो जाता है। और ये जो बेस्ट डेज हैं ये कब आएंगे, ये आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते। इनमें कुछ डेज जो हैं वो 2009 के थे, कुछ डेज 2020 के थे, कुछ 2024 के थे। वो कभी भी मार्केट जो है कोई किसी भी जैसे जिस टाइम आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर हुए तो मार्केट में एक अचानक से हमने एक बड़ी रैली देखी जुलाई 2023 के अंदर। तो अगर कोई बंदा इन्वेस्टेड नहीं था तो वो हमेशा जो है वो पीछे रह जाएगा। वो कभी टाइम नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता था कि जून 2023 के एंड पे के आईएमएफ हो जाएगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी जल्दी आ जाएगी कि लोगों का मार्केट के ऊपर व्यू ही चेंज हो जाएगा अचानक से, और बाजार फिर वहां से जब चली 40,000 के लेवल से तो वो अपना पीक 1,18,000 का रिसेंटली उसने एक पीक बनाया।
तो आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहें फॉर लॉन्ग टर्म। कभी भी उसको टाइम करने की कोशिश नहीं करिएगा। अगर आप टाइम करने की कोशिश करेंगे तो आप वो रिटर्न्स नहीं बना सकते जो आप इन्वेस्ट करके बना सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। आई थिंक इसमें अपने आप को खुद को पर कंट्रोल रखना होता है, पेशेंस बहुत जरूरी है, टेम्परामेंट चाहिए। वोलेटिलिटी है, बाजार ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, उसको आपने इग्नोर करना है। क्योंकि ओवर द लॉन्गर टाइम होराइजन आप देखेंगे, जब इन चीजों को देखेंगे तो आप एक डिसेंट रिटर्न ही बनाकर निकलेंगे मार्केट से। वसीम साहब, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो नज़र रखते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। 2017 से आउटफ्लो भी हम देखते रहे हैं, काफ़ी हुआ है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से। सो व्हाट विल इट टेक टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बैक टू पीएसएक्स? देखिए, दो बड़े फैक्टर्स होंगे मेरी नज़र में अगर फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना है। नंबर वन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बगैर फॉरेनर नहीं आएगा मार्केट के अंदर। कभी आप मतलब हमारा बूम बस साइकिल है, 6% की जीडीपी ग्रोथ के बाद हम एकदम से हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इन करेंसी हमारी 160 170 रुपये पर थी, वो एकदम से हमने देखा 230 240 हुई, देन वो 300 क्रॉस कर गई। वो बड़ी शार्प एक जो है करेंसी मूवमेंट देखी हमने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो लगभग गालिबन 17-18 बिलियन डॉलर्स पे थे। विद इन फ्यू मंथ्स वो जो है 10 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ गए, और इवेंचुअली वो 3 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ गए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमने देखी। इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट पे थी, बढ़ना शुरू हुई, वो इतना बढ़ गई कि वो 38% तक पहुंच गई मई 2023 के अंदर। इंटरेस्ट रेट्स थे जो 7% पे थे कोविड के टाइम पे, वो बढ़ के 22% हो गए। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, वो तब तक कोई भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। वो शायद उस तरीके से फ्लोज नहीं आएंगे जिस तरीके के फ्लोज हम दूसरी रीजनल इकोनॉमीज में देखते हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखते हैं। उस तरीके के फ्लोज यहाँ पर तब तक नहीं आएंगे जब तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती। नंबर वन। नंबर टू, पॉलिसीज की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंट पॉलिसीज भी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो है डिसाइड किया शुरू में कि हम सुपर टैक्स लगाएंगे, लेकिन ये ग्रेजुअली हम खत्म कर देंगे। हमने वो खत्म नहीं किया, हमने 4% सुपर टैक्स लगाया बैंक्स के ऊपर। 35% उस वक्त बैंक का कॉर्पोरेट टैक्स होता था, 4% हमने उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। बाद में हमने कहा कि हम एडीआर बेस्ड टैक्सेशन ले आएंगे। एडीआर बेस्ड टैक्सेशन लेके आए। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम टैक्स रेट जो है वो 39% कर देते हैं एंड सुपर टैक्स बैंक्स के ऊपर 10% कर देते हैं। इफेक्टिव टैक्स रेट हमने 39% से बढ़ा के 49% कर दिया। फिर बाद में हमने सोचा कि ये भी कम है, क्योंकि हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, हमारे फिजिकल के जो हैं वो जो टारगेट्स थे वो मीट नहीं कर पा रहे, फिजिकल डेफिसिट वगैरह का। तो हमें मजीद टैक्स करना चाहिए, क्योंकि बैंक्स प्रॉफिट बना रहे हैं तो इनको मजीद टैक्स कर देते हैं। तो हमने दोबारा से एडीआर बेस्ड टैक्सेशन लगाई। जब बैंक्स ने एडीआर के टारगेट्स जो है वो मीट कर लिया और वो टैक्स अवॉइड करने का टाइम आया, तो आपने देखा कि अच्छा, ये तो बैंक्स ने अवॉइड कर लिया, अब हम टैक्स कैसे कलेक्ट करें। तो आपने एक फ्लैट टैक्स लगा दिया कि आपने कहा कि नहीं, अब बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 44% पे टैक्स होगी, प्लस 10% का उसके ऊपर सुपर टैक्स भी चार्ज होगा, तो 54% टैक्स कर दिया। तो ये बहुत छोटे पीरियड के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को छेड़ा। सिमिलरली बकिया सेक्टर्स के ऊपर भी ऐसे ही था। 29% के जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स था, वो आप उसके ऊपर आपने सुपर टैक्स 10% बढ़ा दिया। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं। जब तक पॉलिसीज पे क्लैरिटी नहीं होगी, इन्वेस्टर्स किस तरीके से जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर आपके क्यों वो आपके पास आकर इन्वेस्ट करेगा। तो आपको कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर। उसके बगैर कोई बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है होना वो बहुत मुश्किल है। अभी आपको आने वाले दिनों में
लेट्स से इस साल कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं एंड देयर कुड बी अ गुड पोटेंशियल टू इन्वेस्ट? देखें, आपको सिक्लिकल्स में जो है वो एक रैली नज़र आ सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, जनरली जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करती है, जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं उनके वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि सीमेंट्स है, वहाँ पर आपको एक जो है मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टर्स के लिए को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऐसे सेक्टर्स या ऐसी कंपनीज जहाँ पर डिविडेंड्स अच्छे हैं या कैश फ्लोज आपके बेहतर है। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर्स के अंदर आपको एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड मिल जाती है, और कैश फ्लोज के भी मसले नहीं है, तो वो सेक्टर भी उसमें भी कुछ कंपनीज हैं जो कि परफॉर्म कर सकती हैं। थर्डली जो है, ऑल्दो के एक कंसेंसस व्यू मार्केट का यही है कि इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी, बट स्टिल वहाँ आपको एक अच्छी डिविडेंड यील्ड आपको मिल सकती है। अक्रॉस द बोर्ड आपको डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड आपको बहुत सारे जो है वो स्टॉक्स के अंदर नजर आ जाएगी। इसके अलावा एनर्जी साइड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का और आईएमएफ का काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि सरप्लस डेट को कंट्रोल रखें, ये मजीद नहीं बढ़े। और गवर्नमेंट की कोशिश ये भी है कि सरप्लस डेट को रिजॉल्व भी करें। तो इस साइड पर अगर आपकी कोई डेवलपमेंट होती है तो एनर्जी साइड में भी आपको एक अच्छी रैली नज़र आ सकती है। तो मिक्स एंड मैच है मेरे ख्याल से। तो ओवरऑल ये सेक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से बाजार को जो है अगले साल वो चला सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मार्केट ने परफॉर्म किया है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को भी इसने अट्रैक्ट किया है। बहुत सारे अकाउंट्स भी खुल रहे हैं, 10-10 हज़ार मंथली अकाउंट्स खुल रहे हैं। सो आपकी टॉप टिप क्या होगी जो न्यूबीज हैं, बिगिनर हैं, वो अभी मार्केट में इंटर हो रहे हैं उनके लिए? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो देखें, अगेन अगर तो आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप चीज़ों को स्टडी कर सकें, आप चीज़ों को डिटेल में एनालाइज कर सकें और उनको मॉनिटर कर सकें, तो उस बेहतर तो ऑप्शन यही है कि आप जो है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। ओवरऑल मेरे ख्याल से जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए। आप कोई भी आप स्टॉक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले मैक्रो इकोनॉमिक व्यू लेना चाहिए। आपको ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको स्टडी करना होगा, वो किस डायरेक्शन में जाते हुए लग रहे हैं। पहले उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आप स्टडी करें, देन आप डिसाइड करें इन इन इकोनॉमिक इन इस आउटलुक की बिना पर कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को, या एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आप उन सेक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई करें, एंड देन फिर उन सेक्टर के अंदर आप कंपनीज को चूज करें कि कौन सी कंपनी है विद इन द सेक्टर जो कि बकिया कंपनीज की निस्बत उस सेक्टर के अंदर जो काम कर रही हैं उससे उस आउट परफॉर्म कर सकती है। तो आपको एक टॉप डाउन अप्रोच लेकर चलना चाहिए अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से काम करना चाह रहे हैं या आप खुद से काम करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ये काफ़ी टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, वक्त के साथ साथ है, और लर्निंग हमेशा जो है इस काम के अंदर रहती है। आप ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे या आप 1 महीने में या 1 साल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट आपको करते रहना होगा। तो ये मेरे ख्याल से जो है मैं सजेस्ट करूंगा। अगर कोई शख्स प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकता, कोई इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकता, तो उसके लिए तो इजी सोल्यूशन तो यही है कि वो किसी ना किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।